हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका वेदांतु जेई पे। आप कहोगे सर आज कोई इंट्रो नहीं दिखा रहे क्या क्लास से पहले? दिखाऊंगा। पिछली क्लास में हमने किया ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते थे हमारे डबल बॉन्ड के अक्रॉस या रिंग के अक्रॉस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से। बट आज कन्फर्मर्स, ये जो चीजें हैं ये होती हैं सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस फ्री रोटेशन की वजह से। बैक इन 2019 एक बहुत ही प्यारी सी इंट्रो शूट की थी कन्फर्मर्स की क्लास की, तो अभी वो एक बार देखो और फिर उसके बाद वापस आओ बोर्ड पे और फिर बताता हूँ कि कन्फर्मर्स क्या होते हैं। One, two, three, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So people, what we are trying to do right now is we are trying to think about conformers, yes? And this is exactly what happens with carbon atoms as well. These arms, as you can see, can exist in different relative positions. अब ये मैंने एक स्ट्रक्चर लिया है जहाँ पे बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, दो कार्बन्स हैं ये ब्लैक वाले, और जो ये येलो वाले हैं, ये सिल्वर वाले, ये ग्रीन वाले, कोई तो सब्सटीट्यूएंट्स है, कुछ भी है, ठीक है? अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस फ्री रोटेशन है, आप देखो अभी कैसा दिख रहा है स्ट्रक्चर। जो आगे वाला येलो है और जो पीछे वाला येलो है बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने है, यस। अब मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मूव कर देता हूं। अब येलो क्या हो गए, थोड़े दूर हो गए, थोड़े और दूर हो गए, थोड़े और दूर हो गए, थोड़े और दूर हो गए, और अब क्या हुआ अचानक से कि सिल्वर वाला जो है वो येलो के पीछे आ गया, है कि नहीं? तो जनता हो क्या रहा है यहाँ पे कि बिकॉज ऑफ द फ्री रोटेशन ऑफ द सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे इन एटम्स के, जो ये येलो है या ग्रीन है या सिल्वर है, इन एटम्स के रिलेटिव ओरिएंटेशंस इनफाइनाइट नंबर में पॉसिबल है। बोले तो ये और ये एक दूसरे के हिसाब से कहाँ बैठे हैं, ये एक दूसरे से कितने दूर बैठे हैं, कितने पास बैठे हैं, इसके इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। तो इन सब कॉम्बिनेशंस को हम कन्फर्मर्स कहते हैं। बोले तो ये एक कन्फर्मर है, ये भी 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 एक कन्फर्मर है। ये सारे के सारे केसेस जिनमें इन सब एटम्स में अलग अलग तरह का गैप आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? फ्री रोटेशन की वजह से आ रहा है। इन सब केसेस को हम बोलते हैं कन्फर्मर्स, ठीक है जी। तो कहने को तो कन्फर्मर होते हैं जी इनफाइनाइट, ठीक है, और ये एक ही स्ट्रक्चर है, इसको बहुत थोड़ी एनर्जी देनी पड़ती है इसके कन्फर्मर्स देखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास इथेन है या ब्यूटेन है, उसके कन्फर्मर्स देखने के लिए हल्की सी एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब उनके पास ऑलरेडी इतनी एनर्जी होती है कि ये घूमते फिरते एग्जिस्ट करते हैं ठीक है, ये घूमते फिरते एग्जिस्ट करते हैं। तो इथेन और ब्यूटेन के केस में जो कन्फर्मर्स मैं आपको दिखाऊंगा वो थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली उनका कोई खास यूज है नहीं, बट उसको समझ के अपन साइक्लोहेक्सेन पे पहुंचेंगे जिसमें कन्फर्मर्स के बीच में अप्रिशिएबल एनर्जी डिफरेंस होता है, और इसमें हम डिफरेंट कन्फर्मर्स एक्चुअली आइसोलेट करके देख भी सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे जी इथेन की, ठीक है। इथेन बनाते हैं, इथेन को बोर्ड पे किस किस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं वो सब चीजें करते हैं। तो इथेन होता है आपका CH3 बॉन्डेड विद CH3, यस। अब इसको अगर मैं खोल के बनाऊं तो वैसा बना सकता हूं मैं। एक तरीका ये हो गया बनाने का इसको, ठीक है। अब असल में ये कैसा दिखेगा? ये कुछ ऐसा ही दिखेगा। इसमें कलर्स भूल जाओ बस, बाहर के सारी चीजें ये हाइड्रोजन है, जो ब्लैक वाले वो कार्बन है, बाकी सब हाइड्रोजन है। तो कुछ ऐसा दिखेगा ये स्ट्रक्चर, ठीक है। दोनों कार्बन टेट्राहेड्रल है, फाइन। अब इस स्ट्रक्चर को मैं बोर्ड पे ऐसे बनाना चाह रहा हूं, ठीक है, ऐसे दिखा रहा हूं आपको। ये बिल्कुल ऐसे का ऐसे स्ट्रक्चर मैं बोर्ड पे बनाना चाह रहा हूं। आप देखो मैं कैसे बनाता हूं, और उसके बाद आप इसके साथ कंपेयर भी करना, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना, इसको ऐसे बनाना है टेढ़ा सा, ठीक है। मान लो ये C1 है, ये C2 है, जस्ट अपनी कन्वीनियंस के लिए नंबर दे दिए, दिस इज C1, दिस इज C2, ठीक है। अब क्या करना है, इस पे आप एक एक हाइड्रोजन तो ऊपर लगा दो, दोनों में लगा दिए जी, ठीक है। अब एक एक हाइड्रोजन क्या हो रहा है, आपके पास की तरफ आएगा। ये वाला स्ट्रक्चर में देखो, ये जो दोनों ग्रीन कलर के हाइड्रोजन हैं यहाँ पे, ये आपकी तरफ आ रहे हैं, है ना।
हम ऐसे बनाना चाह रहे हैं स्ट्रक्चर, तो ये जो ग्रीन कलर वाले आपकी तरफ आ रहे हैं, तो ग्रीन कलर वाले को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक वेज की हेल्प लेंगे। ठीक है, एक वेज बनाया, यहाँ पे वेज बोले तो आपकी तरफ आ रहा है ये वाला हाइड्रोजन, यहाँ पे भी वही चीज करेंगे, वेज बनाया, नॉन वेज नहीं बनाया। आप भी बोलोगे सर क्या बकवास कर रहे हो। ठीक है, तो ये दो वेज वाले हो गए अपने हाइड्रोजन। वेज बोले तो WEDGE है जी, लकड़ी का तक वेज नहीं बनाते यार ये वाला। ठीक है, फाइन। और दो हाइड्रोजन आपसे पीछे जा रहे हैं। ये इस केस में देखो, अगर मैं ऐसे पकड़ा आपके साथ, ये है ना, हाइड्रोजन जो ग्रीन वाले आपके पास हैं, सिल्वर वाले पीछे जा रहे हैं ना, सिल्वर वाले पीछे जा रहे हैं, तो उनको कैसे बनाएंगे, हम डैश के थ्रू बनाएंगे। ठीक है, उनको हम डैश के थ्रू बनाएंगे, यहां पे भी बना देते हैं। चलो जी, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अब देखो बार बार नोटबुक में ये वेज डैश बनाना थोड़ा ट्रिकी होता है, तो इससे बेटर एक तरीका है बनाने का, ये। चलो कलर कोडिंग आपके लिए जैसी रखी है वैसी रख देते हैं। दो हाइड्रोजन ऊपर ब्लू वाले रखे हैं अपन ने, एक एक हाइड्रोजन जो ग्रीन वाला है वो आपकी तरफ आ रहा है, उसको ऐसे ही डाल दो, ये ऑब्वियस है कि आपकी तरफ आ रहा है। और जो पीछे जा रहा है रेड वाले हाइड्रोजन जो बनाया अपन ने स्क्रीन में, वो ऐसे बना दो। लो जी, बन गया। ठीक है, फाइन। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया हमने, साइंटिस्ट को लगा कि यार ये ऐसा जैसे घोड़ा नहीं होता वैसे, कि ये जो चार पैर हैं घोड़े के और ऊपर शरीर है, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं सॉ हॉर्स स्ट्रक्चर। ठीक है जी, इसको हम बोल देते हैं सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि हमने ये 3D स्ट्रक्चर को 2D में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है किसी तरह से। ठीक है, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन, ये जो घोड़ा जैसा दिखता है, इफ यू थिंक लाइक दैट। ठीक है, तो ये तो हो गया ऐसा वाला सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। अब मैं अगर ऐसे कर दूं स्ट्रक्चर को, एक येलो ऊपर रख दिया, एक येलो नीचे रख दिया, कुछ ऐसा बना दिया मैंने। अब इस सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन को कैसे बनाऊंगा मैं, बड़ी सिंपल सी चीज है। आप उसको ऐसे बनाओगे कि सामने वाले तो जैसा है वैसे बना दो, पीछे वाला उल्टा बना दो। तो ये वाली जो साइड है इसकी वो आपकी तरफ आ रही है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है आपकी तरफ आ रहा है, ये हाइड्रोजन ऊपर, ये हाइड्रोजन नीचे, ये बोर्ड के प्लेन में है। और ये वाला हाइड्रोजन जो है, ये जो स्क्वायर में डाले, ये आपसे पीछे जा रहे हैं। ठीक है जी, तो जो गोल वाले हाइड्रोजन है वो आपकी तरफ आ रहे हैं इस प्रोजेक्शन में, और जो स्क्वायर वाले हाइड्रोजन है आपसे पीछे जा रहे हैं। ठीक है, ये तरीका है इसको इमेजिन करने का। फाइन, तो ये तो हो गया एक तरीका। अब दूसरा तरीका है कि हम ना इसको बिल्कुल इस एंगल से देखें। ठीक है, बिल्कुल इस एंगल से देखना है आपने। ये था, इसको ऐसे टेढ़ा सा रखा तो 100 हॉर्स हो गया। बिल्कुल इस एंगल से देखना है जी अपन ने अब। ठीक है, ये एंगल से जब हम देखते हैं तब इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे बनानी है, आपने बिल्कुल इधर से देखना है इसको। ठीक है, आपने बिल्कुल इधर से देखना है इसको, तो बन जाएगी न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, अब न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे दिखाएंगे स्क्रीन पे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ध्यान से देखो आप। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि पहले एक लेना है ऐसे डॉट। ठीक है, ऐसे मोटा सा डॉट बना दो आप। फाइन, अब ये वाला जो है आपका पहला फ्रंट कार्बन है। ठीक है, ये जो डॉट है ये आपका कार्बन नंबर 1 है, इसको 1 लिख दिया। ठीक है, इस पे ऊपर आप इस साइड से अगर देखोगे, है ना, इस साइड से देखोगे, एक हाइड्रोजन ऊपर है, एक उस साइड है, एक इस साइड है, एक ऊपर है, एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो वो बना देते हैं, क्या करें, कलर कोडिंग के हिसाब से बनाते हैं इसकी। एक हाइड्रोजन आपने ऊपर बनाया है, लेफ्ट साइड पे आपके जा रहा है लाल कलर वाला हाइड्रोजन, और राइट साइड पे जा रहा है आपके एक ग्रीन कलर वाला हाइड्रोजन। ये सब नोटबुक में बनाओ प्लीज। ठीक है, ऐसे चित्रकला देखते मत रहो। पाउल सर मॉडर्न आर्ट कर रहे हैं, नहीं। थोड़ा ये ग्रीन वाला बॉन्ड ज्यादा ही लंबा बना दिया मैंने, या रेड वाला बॉन्ड बहुत ही छोटा बना दिया मैंने। सेम साइज के कर देता हूँ तीनों बॉन्ड्स में, जरा एक सेकेंड। ले जी, ठीक है, तो ये बन गए जी बॉन्ड हमारे जो फ्रंट कार्बन पे हैं। अब पिछला कार्बन इसके ही एग्जैक्टली पीछे कैसे बनाए सर, ये तो थोड़ा मुश्किल है ना बनाना।
तो उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह का एक सर्कल बनाते हैं। फाइन, एक इस तरह का एक सर्कल बनाया, जो फ्रंट वाले बॉन्ड्स है वो सर्कल के ऊपर से जा रहे हैं। फाइन, अब पीछे वाले बॉन्ड्स कैसे दिखाने हैं जी, देखो उसको दिखाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप ऐसे देख रहे हो ना, ठीक है, आप ऐसे देख रहे हो ना, हल्का हल्का पीछे वाले दिख रहे हैं बॉन्ड्स, हल्का हल्का दिख रहे हैं ना पीछे वाले बॉन्ड्स भी, है ना, कैसे दिख रहे हैं, हल्के हल्के दिख रहे हैं, उनको यहां भी हल्का हल्का बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो पीछे वाला बॉन्ड आपने बनाना है वो आगे वाले बॉन्ड से थोड़ा छोटा बनाना है। क्यों? क्योंकि जो चीज जितनी दूर है उतनी छोटी दिखेगी। तो पीछे वाला बॉन्ड थोड़ा छोटा और बिल्कुल इसके साथ में ही बना देना अपन ने, समझ गए? तो कायदे से तो ये और हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आगे पीछे हैं, बिल्कुल, बट बोर्ड पे बनाने के लिए हमने थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके बना दिया उसको। फाइन, तो ग्रीन वाला हाइड्रोजन भी हम इधर बना देंगे और रेड वाला हाइड्रोजन जो पिछले कार्बन पे है वो हम ऐसे बना देंगे, ठीक है। तो जो कार्बन नंबर 2 है आपका, वो ये जो बड़ा सा रेड वाला सर्कल है उस हिसाब से रिप्रेजेंट किया अपन ने। ये सॉहर्स प्रोजेक्शन को जब हमने बिल्कुल फ्रंट व्यू से देखा तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। इस प्रोजेक्शन को हम कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है जी, इसको कहेंगे हम न्यूमैन प्रोजेक्शन। सो दो तरीके हमने सीखे अभी चीजें बनाने के। वेज डैश तो चलो पता ही था, एक सॉहर्स प्रोजेक्शन सीख ली इसको बताने की, और एक न्यूमैन प्रोजेक्शन बताने का हमने आइडिया लगा लिया यहाँ पे कि कैसे इथेन को इन दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, बढ़िया। अब जनता इथेन के डिफरेंट डिफरेंट कन्फर्मर्स बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि उनका नाम क्या होगा। ठीक है, तो मैं सारे प्रोजेक्शन यहां से हटा दूंगा, सिर्फ न्यूमैन प्रोजेक्शन आपके सामने रखूंगा। ठीक है, बाकी सब हटा देंगे जी। यहां से हम आराम आराम से इसको इरेज कर देते हैं ताकि ये बोर्ड सब कुछ ही ना उड़ा दे मेरा फिर सारी मेहनत करनी पड़ जाएगी नहीं तो। चलो ये हो गया। अब जनता इस पर्टिकुलर कन्फर्मेशन को, कन्फर्मेशन बोले तो इन सब की रिलेटिव ओरिएंटेशन हमने ये वाली रखी है, इस पर्टिकुलर कन्फर्मेशन का एक नाम होता है। नाम क्या होता है इस कन्फर्मेशन का? इसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। एक्लिप्स का क्या मतलब होता है जी? ग्रहण। कैसे होता है ग्रहण? जब धरती, सूरज और चांद एक ही लाइन में आ जाते हैं, है ना जी। तो होगा क्या कि मान लो सूरज के आगे चांद आ गया और आप देख रहे हो वैसे, तो चांद ने सूरज को एक्लिप्स कर लिया, है ना। चांद आगे आ गया, सूरज पीछे रह गया, तो एक्लिप्स हो गया ना यहाँ ग्रहण चल रहा है, आगे वाला एटम पीछे वाले एटम को रोक दे रहा है, एक्लिप्स हो गया, ग्रहण चल पड़ा। समझ गए तो ये हो गई हमारी एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। अब हमने क्या करना है कि यही स्ट्रक्चर लेके थोड़ा सा ऐसे मूव कर देना है। ऐसा था, थोड़ा सा किसी रैंडम एंगल से हल्का सा ऐसे मूव कर दिया। वो वाला बनाते हैं कन्फर्मेशन, और आप भी प्लीज साथ साथ में बनाइएगा। तो बीच में ये लाल धब्बा बनाएंगे और पीछे वाला सर्कल भी ना अभी बना लो। ठीक है, पीछे वाला सर्कल भी पहले ही बना लो, इजी होगा। एक बहुत ही बड़ा बना दिया मैंने, एक सेकेंड। लो, पीछे वाला सर्कल भी अभी बना देते हैं। अब क्या करना है, आगे 3 लाइनें बनाएंगे, एक ब्लू कलर की, यहां रहा हाइड्रोजन, एक आएगी ग्रीन कलर की। तो आगे वाले कार्बन को हमने टच नहीं किया, वैसे का वैसे ही रहने दिया। ठीक है, लो जी, ये बना दिया। नाउ एट द बैक हमने क्या किया, पहले बिल्कुल आगे पीछे थे, थोड़ा सा ऐसे कर दिया उसको, है ना, थोड़ा सा ऐसे कर दिया। तो यहां बना देते हैं, चलो थोड़ा एंगल क्रिएट कर दिया हमने आगे वाले और पीछे वाले हाइड्रोजन के बीच में। अब पीछे वाला पंखा पूरा ऐसे ही मूव होगा, तो ये वाला हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन थोड़ा इधर आ जाएगा। राइट जनता, अब यहां पे ये जो हमने एंगल क्रिएट किया है इन दोनों के बीच में, ठीक है, ये जो एंगल है ना यहाँ पे, ठीक है, इस एंगल को एक नाम देते हैं हम। इस एंगल को बोलते हैं डायहेड्रल एंगल। ठीक है जी, डायहेड्रल एंगल बोले तो दो हेड्स के बीच का एंगल, एक हेड आगे वाला, एक हेड पीछे वाला, उन दोनों के बीच में अब बना दिया हमने एंगल। पहले बिल्कुल आमने सामने थे,
अब ऐसे एंगल बना दिया, ये जो एंगल बीच में दिख रहा है ना इन दोनों के, दैट इज योर डायहेड्रल एंगल। अब ये एंगल कुछ भी है, मान लो अल्फा, कोई भी एंगल रखा, तो ऐसे कोई भी टेढ़ी वाली जो कन्फर्मेशन है, चाहे वो ये है, चाहे ये है, चाहे ये है, जो भी है, इस कन्फर्मेशन को हम रैंडम जो भी एंगल हो अगर, तो इसको हम बोल देते हैं स्क्यू। स्क्यू मतलब टेढ़ा, तो कुछ तो टेढ़ा सा है, स्क्यू। तो अब हम एक और कन्फर्मेशन बनाएंगे, इथेन के 3 ही कन्फर्मेशन बनाने होते हैं, तो अगला कन्फर्मेशन बनाने के लिए वैसे ही करेंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन, एक धब्बा बना दिया बीच में लाल सा, उसके अराउंड एक सर्कल लगा दिया। अब बस आगे वाले पे एक लाइन खींची ब्लू कलर की, एक लाइन खींची हमने ग्रीन कलर की। आपके पास कलर्ड पेन नहीं है, कोई बात नहीं, एक ही पेन से बना लो, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। ये आगे वाले के लिए। अब पीछे वाला कैसे बनाना है, हमने ना ये वाला केस बना देना एकदम, हमने बिल्कुल ये वाला केस बना देना है, ठीक है। तो वो वाला केस कैसे बनेगा, देखो। अब विजुअलाइजेशन के लिए मैं पीछे वाले पंखे का नीला हाइड्रोजन नीचे ले जाता हूं, पर क्योंकि सारे के सारे हाइड्रोजन हैं, अगर आप नीला हाइड्रोजन यहां ले जाओ, चाहे नीला हाइड्रोजन यहां ले जाओ, एक ही बात होगी। दिखाता हूं कैसे एक ही बात होगी। तो यहां ले गए नीला हाइड्रोजन, ठीक है जी, तो ग्रीन हाइड्रोजन इधर आ जाएगा बिल्कुल ग्रीन वाले के ऑपोजिट, और रेड वाला हाइड्रोजन इस रेड वाले के ऑपोजिट इधर आ जाएगा, ठीक है। हमने बेसिकली ये कर दिया। अब इस केस में जनता, हमने कलर कोडिंग की है नीले नीले, लाल लाल और हरे हरे की, असल में तो सारे हाइड्रोजन एक जैसे ही दिखेंगे ना। ये लो सारे कलर हटा देते हैं इधर से सहूलियत के लिए, तो लो सब हटा दिए, लो यही वाला बन गया ना। अगला ऐसे करके ऐसे हो गया, ऐसे करके ऐसे बना दो, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि इथेन के केस में जब ये डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री पे है ना, जब ये डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री पे होगा, इन दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में कितना एंगल है, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री का बाइसेक्टर बन गया ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये 60 डिग्री वाले केस को हम बोलते हैं स्टैगर्ड केस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड केस। स्टैगर का मतलब होता है बिल्कुल, जैसे मान लो गाड़ी, अच्छा ठीक, रोड है ये, ठीक है, रोड है, रोड के बीच में डिवीजन होती है, फाइन, और ये उस साइड डायरेक्शन है इस रोड की। तो यहाँ पे एक बाइकर है मान लो, और यहाँ पे एक बाइकर है मान लो। तो अगर ये बिल्कुल एक दूसरे के पीछे हैं, तो ये हो गई एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन, ठीक है। और ये एक इधर जा रहा है, एक इस साइड पे खड़ा हुआ है, दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, पर ऐसे एक यहाँ है। इस चीज को हम स्टैगर्ड बोल देते हैं, जब एक दूसरे के रास्ते में नहीं है कोई, एक दूसरे से दूर है, एक दूसरे के रास्ते में कोई नहीं है, कोई एक दूसरे से टकराएगा नहीं अगर स्पीड ज्यादा भी हो गई तो जनता, इस केस में आपको रियलाइज हो रहा है कि आगे और पीछे वाले हाइड्रोजन्स के बीच में ये मैक्सिमम डिस्टेंस है कि नहीं। क्योंकि ये कर दिया तो बिल्कुल क्लोजेस्ट डिस्टेंस हो गया, दूर लेके जा रहा हूं, मैक्सिमम दूर हो गया। अब इससे ज्यादा दूर नहीं हो सकता, अब फिर पास आना शुरू हो जाएंगे हाइड्रोजन, है ना, दिख रहा है ना, पास आ गए, एकदम पास आ गए, दूर हो रहे, मैक्सिमम दूर हो गए। तो मैक्सिमम दूरी वाली कन्फर्मेशन को हम इथेन के केस में स्टैगर्ड कन्फर्मेशन कहते हैं, ठीक है। ब्यूटेन के केस में नाम अलग होते हैं, यहां मत बोलने लग जाना सर गॉशे, एंटी, ये सब कहां गया, अभी नहीं, अभी सिर्फ इथेन के कन्फर्मेशन, ठीक है। एक्लिप्स्ड, स्क्यू, स्टैगर्ड। अब जनता, इन केसेस में सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी, हाई एनर्जी कब होती है, जब थोड़ी अनस्टेबल होती है थोड़ी। तो जब डायहेड्रल एंगल बिल्कुल 0 डिग्री है, तब इन दोनों में रिपल्शन सबसे ज्यादा होगी। डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री, इन दोनों में रिपल्शन सबसे ज्यादा। तो ये वाला केस है हाईएस्ट एनर्जी का, और ये वाला केस है लीस्ट एनर्जी का, जब आपने डायहेड्रल रिपल्शंस को मिनिमाइज कर दिया। क्यों, क्योंकि इसमें और इसमें अब डिस्टेंस आपने मैक्सिमम कर दिया है, ठीक है। तो जनता, ये होगा हाईएस्ट एनर्जी वाला, फाइन, और ये होगा हमारा लोएस्ट एनर्जी वाला, ठीक है।
अब इन सब की एनर्जी डिफरेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती, मतलब रूम टेम्परेचर पे ये और ये ऐसे घूमते फिरते एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे स्टेशनरी नहीं एग्जिस्ट करता मॉलिक्यूल, ऐसे घूमता रहता है ये मॉलिक्यूल, कुछ तो घूमता रहेगा एनर्जी के हिसाब से तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी इन दोनों की एनर्जी डिफरेंस के बारे में। लो जी, ठीक है, हाईएस्ट लोएस्ट एनर्जी, ये हो गए आपके न्यूमैन प्रोजेक्शंस ऑफ द कन्फर्मेशनल आइसोमर्स या फिर कन्फर्मर्स ऑफ इथेन। ठीक है, बढ़िया। चलो जी, अब अगला केस आएगा ब्यूटेन का, बट ब्यूटेन के केस पे आने से पहले मैंने आपको पिछली क्लास में होमवर्क दिया था, वो भी तो करवाना है ना ठीक है, तो वो कर लेते हैं। ये प्रायोरिटी ऑर्डर बताने को बोला था मैंने आपको इन केसेस का, CIP रूल लगा के बेसिकली इन सबके प्रायोरिटी ऑर्डर निकालने, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा किसकी प्रायोरिटी कम। तो आपने बनाया होगा खोल खोल के, है ना, जैसे COOH है, ये होता है, तो इसको CIP रूल के हिसाब से कैसे बनाएंगे, खोल के 3 ऑक्सीजन लगाएंगे, एक ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने थे, एक तो इमेजिनरी वाला हो गया, जो रियल वाला है उसके साथ एक और बॉन्ड है कार्बन का, तो ये कार्बन इमेजिनरी हो गया, है ना, ऐसे खोल खोल के बनाना था। तो ये पिछली क्लास में कराया मैंने, वो देख लेना अगर आपने नहीं देखी तो जनता इसकी प्रायोरिटी निकालने जाओगे तो ऑब्वियसली सबसे पहले ही एटम नाइट्रोजन है, बाकी सब में कार्बन है, तो सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी हाईएस्ट प्रायोरिटी तो इसको जाएगी। तो जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देख रहे होगे NO2 को पहली प्रायोरिटी मिलेगी, है ना। फिर आता है COCl वर्सेस COOH। इस केस में क्या करेंगे जी, COCl वर्सेस COOH। अब COCl में एक लेवल कुछ ऐसा बनेगा, और COOH का भी दिखाया ही मैंने आपको, है ना। तो पहले लेवल में अपन कुछ डिसाइड नहीं कर पाए, दूसरे लेवल में ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैंसिल हो गए, क्लोरीन जीत गया ऑक्सीजन से, तो सेकंड प्रायोरिटी इसको मिल जाएगी, थर्ड प्रायोरिटी इसको मिलेगी। C ट्रिपल बॉन्ड N में कैसा बनेगा लेवल, कुछ ऐसा बन रहा होगा, है कि नहीं। तो ऑक्सीजन जीत जाएगा इससे, तो थर्ड प्रायोरिटी इसकी, फोर्थ प्रायोरिटी इसको मिलेगी, ठीक है। और फिर आ गया कार्बन के साथ, कार्बन ही कनेक्टेड है कि नहीं। अब इसको देखते हैं, ये दोनों में कंपैरिजन करना शायद आपको डिफिकल्ट लगा हो, तो यह है CH2 और फिर इसके ऊपर है एक पूरी बेंजीन रिंग, है ना, कुछ ऐसे चल रहा है, और दूसरा है CH2 और एक कार्बन है जिसपे सिर्फ हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। तो जनता यहां तक तो एनर्जी, मतलब नॉट एनर्जी लेवल, यहां तक तो प्रायोरिटी लेवल सेम ही चलेगा, पहला कार्बन था, दूसरा भी कार्बन है, ठीक है। अब इस कार्बन पे आपको और कार्बन्स मिल जाएंगे, है कि नहीं, इस कार्बन के और कार्बन्स के साथ बॉन्ड है अगले लेवल में, बट इस कार्बन के सिर्फ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स हैं, तो कार्बन जीत जाएगा हाइड्रोजन से, देयरफॉर इसकी बन जाएगी 5th प्रायोरिटी, इसकी बन जाएगी 6th प्रायोरिटी। क्वेश्चन जान के मैंने प्रायोरिटी वाइज ही दिया था ताकि आपको आसानी हो थोड़ी करने में, ठीक है। तो ये हो गए जी, सॉरी, ये हो गए आपके प्रायोरिटीज ऑफ दीज ग्रुप्स। अब ये थोड़े फैक्ट्स हैं जो मुझे सिस और ट्रांस के बारे में आपको बताने हैं, थोड़े से आइडियाज जो सिस और ट्रांस के बारे में आपको बताने, थोड़े इंटरेस्टिंग आइडियाज हैं। तो ट्रांस आइसोमर्स की ना पैकिंग एफिशिएंसी बेटर होती है। बेसिकली आप अगर आपके पास ट्रांस आइसोमर्स है बहुत सारे, बड़े आराम से एक दूसरे के साथ ऐसे चिपक के बैठ जाते हैं, ठीक है, अपनी सॉलिड स्टेट में। पर जब मैं इनको कंपेयर करता हूं सिस फॉर्म के साथ, तो सिस फॉर्म में ना पैकिंग एफिशिएंसी इतनी अच्छी होती नहीं है, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी इनकी इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है, थोड़ा गैप ज्यादा रह जाता है इसमें, बिकॉज ये रिपल्शन इधर सोच के देखो बस रिपल्शन ज्यादा दिखेगी आपको इस केस में। ट्रांस के केस में वो पैकिंग थोड़ी बेटर हो जाती है, ठीक है। तो क्योंकि ट्रांस की पैकिंग एफिशिएंसी सिस से ज्यादा रहती है, ठीक है, इस वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो ट्रांस आइसोमर्स के सिस आइसोमर से ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनकी पैकिंग एफिशिएंसी सॉलिड स्टेट में बेटर होती है, ठीक है। तो ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट का केस। पर जैसे ही आप इसको लिक्विड स्टेट में ले जाओ, ठीक है, लिक्विड्स में क्या है, अब ये दूर दूर हो गए, अब यहाँ पैकिंग की कोई बात आती नहीं है, सॉलिड स्टेट में पास पास होते तो पैकिंग की बात आती है, लिक्विड्स में मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए। लिक्विड केस में आपने क्या देखनी है, पोलैरिटी देखनी है। पोलैरिटी कैसे देखेंगे सर, देखो ये है आपका, मान लो सिस आइसोमर, यहाँ पे क्लोरीन लगे हैं, चलो मान लो, और एक ट्रांस आइसोमर बना देते हैं, यहाँ क्लोरीन लगे, चलो बढ़िया, ठीक है।
अब जनता आपको पता ही है डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इधर पॉइंट करेगा, इधर पॉइंट करेगा, वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहां पे नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 आ जाएगा आपका। म्यू बनाया मैंने डाइपोल मोमेंट का साइन, ठीक है। इस केस में ये डाइपोल मोमेंट इधर है, ये डाइपोल मोमेंट इधर है, इसका नेट कंपोनेंट जो नेट आएगा रिजल्टेंट वेक्टर वो इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। सो देयर विल बी सम नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, सो डाइपोल मोमेंट इज ग्रेटर देन 0 इन द केस ऑफ सिस आइसोमर्स। अब जनता डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा अगर मॉलिक्यूल्स का, तो उनके बीच की अट्रैक्शन ज्यादा होगी, बिकॉज पोलर होंगे ना दोनों मॉलिक्यूल्स। सो पोलर मॉलिक्यूल वर्सेस पोलर मॉलिक्यूल, पार्शियल पॉजिटिव इसका, पार्शियल नेगेटिव इसका, अट्रैक्ट करेगा आपस में। तो क्योंकि सिस आइसोमर पोलर होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के केस में सिस इज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन ट्रांस, ठीक है। वो सेंटेंस ग्रामेटिकली गंदा था। The cis isomer has a higher boiling point compared to the trans isomer, ठीक है। सो सॉलिड स्टेट में अपन पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में सोचेंगे, लिक्विड स्टेट में अपन पोलैरिटी के बारे में सोचेंगे। थोड़ा सा आइडिया देना था आपको सिस और ट्रांस के बारे में। चलो अब आते हैं ब्यूटेन के ऊपर, कन्फर्मर्स ऑफ ब्यूटेन। तो यहां पे मैं ब्यूटेन बनाने की कोशिश कर लेता हूं। बन गई जी ब्यूटेन अपनी स्ट्रक्चर में भी। तो ब्यूटेन कैसा दिखता है जी, सबको पता है कैसा दिखता है। ब्यूटेन होगा ऐसा सर, ये क्या बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब इसका अगर मैं 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन बनाना चाहूं, मैं यहीं पे बना देता हूं फटाफट से। 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन कुछ ऐसा बनाऊंगा मैं, ठीक है। मैंने 2 CH3 ऊपर ही लगा दिए, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, खत्म, बन गया 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन। ये बन गया। 2 CH3 ऊपर है, 2 हाइड्रोजन आपकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन आपके दूर जा रहे हैं, खत्म, सोर्स प्रोजेक्शन बन गई। अब इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शंस बहुत सारी बनेंगी, ठीक है। और इस केस में मैं कलर्स अलग अलग नहीं चूज करूंगा ताकि हम फटाफट से एनालिसिस कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएंगे जो इसका एक्लिप्स्ड फॉर्म है उसका। तो सबसे पहले एक्लिप्स फॉर्म कैसे बनाएंगे, ये बना दिए, एक ऊपर CH3 लगा दिया, एक हाइड्रोजन इधर लगाया, एक हाइड्रोजन इधर लगाया। चलो पीछे वाला मैं रेड कलर में बना देता हूं फॉर दी ईज ऑफ रीडेबिलिटी, ठीक जी। ये बन गया पहला केस हमारा। इस केस को हम कहेंगे, ये थोड़ा हाइड्रोजन बहुत ही छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। लो, इस केस को हम कहेंगे जी फुल्ली एक्लिप्स्ड। इसको सिर्फ एक्लिप्स्ड नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे फुल्ली एक्लिप्स्ड। क्यों, थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तो ये वाला केस बना लिया अपन ने, जब बिल्कुल CH3 और CH3 एक दूसरे के सर पे चढ़े हुए हैं। डाइहेड्रल एंगल बिटवीन द CH3 इज 0। तो ये केस में बहुत ज्यादा रिपल्शन है, क्योंकि अगर आप साइड से देखोगे तो कुछ ऐसा है ना, हाइड्रोजन कार्बन के ऊपर ही थोड़े चिपके हुए हैं पूरे पूरे, उनकी भी तो बॉन्ड लेंथ है ना। तो बहुत सारी रिपल्शन है फुल्ली एक्लिप्स्ड केस में। तो अगला केस हम बनाते हैं, ठीक है। अगला केस होगा कोई ये वाला रैंडम सा केस होगा, कोई रैंडम सा केस, उसको हम बोलेंगे स्क्यू। रैंडम सा केस अपन इमेजिन कर ही सकते हैं ना, कोई भी रैंडम केस, स्क्यू केस। एक स्पेसिफिक केस बनाते हैं जिसमें इस कार्बन और पिछले कार्बन के बीच का डाइहेड्रल एंगल इज 60 डिग्रीज, वो वाला केस बनाते हैं, ठीक है। अब तो जी ये बनाया, आगे वाले को तो हम वैसे का वैसे ही बना देंगे, पंखे को मर्सिडीज के लोगों की याद दिला रहा है आपको किसी को। CH3H, और पीछे हम बना देंगे 60 डिग्री डाइहेड्रल एंगल पे CH3, और ये हो गया H और ये हो गया H। यहाँ पे लिख दिया जी दोनों CH3 के बीच में 60 डिग्री का डाइहेड्रल एंगल। इस केस को हम बोलते हैं, इसको बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं गॉश। इसको गोचे नहीं बोलना, गॉश। ठीक है, फैंसी साउंड करना चाहिए ना, तो गोचे नहीं बोलना, इसको गॉश बोलना है। चलो जी, ये हो गया, फुल्ली एक्लिप्स्ड बन गया, गॉश बन गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो पीछे वाला CH3 है बिल्कुल हाइड्रोजन के पीछे ले जाओ। ये था फुल्ली एक्लिप्स्ड, ये हो गया आपका गॉश कन्फर्मेशन। ये वाला बनाना है अब अपन ने, ठीक है,
कि ये जो हाइड्रोजन है इसके पीछे पीला वाला CH3 है, पीले वाले CH3 के बिल्कुल पीछे एक हाइड्रोजन बैठा हुआ है। तो वो बनाते हैं। अब आजा लो जी, ये बनाया जी बीच में एक धब्बा, उसके अराउंड बनाया सर्कल, आगे वाले को बिल्कुल नहीं छुआ अपन ने, पीछे वाला पंखा मूव करे जा रहे हैं अपन। CH3 H, पीछे वाले पंखे में अपन ने क्या किया अब कि बिल्कुल इसके पीछे सटा दिया हमने CH3 H, और यहां एक और आ गया हाइड्रोजन। अब जनता आप देखो, इस केस में CH3 ही CH3 के आगे था एकदम, CH3 और CH3 की काफी रिपल्शन। बट ये वाला जो केस है इसमें CH3 के पीछे हाइड्रोजन है। हाँ ठीक है, इतना सिंपल केस नहीं है ये कि दोनों दूर दूर हो गए, एक दूसरे के पीछे हैं, बट रिपल्शन फिर भी थोड़ी कम होगी क्योंकि CH3 के पीछे हाइड्रोजन है, CH3 के पीछे थोड़ा हाइड्रोजन है ना। तो इस केस को हम कहेंगे पार्टली एक्लिप्स्ड। आप इसको पार्टली एक्लिप्स्ड बोलो चाहे पार्शियली एक्लिप्स्ड बोलो, एक ही बात है, ठीक है। पार्शियल एक्लिप्स बोलते हैं ना जैसे हम सोलर एक्लिप्स के केस में, तो पार्टली एक्लिप्स्ड या पार्शियली एक्लिप्स्ड। फाइन, बढ़िया। अब नेक्स्ट केस हम बनाएंगे सबसे स्टेबल वाला। वो स्टेबल केस क्या होगा, जब एक CH3 ऊपर है एक CH3 नीचे है एकदम, वो वाला केस बनाते हैं। चलो तो आजा भाई, इस पेन को यहाँ ले जाते हैं। चलो तो ये धब्बा बनाया है बीच में, ये बनाया जी, आगे वाले को तो हम छू ही नहीं रहे, वैसे का वैसा बना दो पंखा, बहुत बढ़िया। पीछे वाले पंखे अब जो हैं बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए, CH3 H एंड H, कूल, ठीक है। तो ये बन गया अपना वो वाला केस जो सबसे ज्यादा स्टेबल है। सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि CH3 और CH3 अब एक दूसरे से जितना दूर हो सकते हैं स्ट्रक्चर में उतना दूर है। डायहेड्रल एंगल इज 180 डिग्रीज बिटवीन द CH3। तो इस केस को हम बोल देते हैं एंटी। इसको स्टैगर्ड नहीं बोलेंगे यहाँ पे ब्यूटेन केस में, इसको बोल देंगे एंटी भाई बिल्कुल ही दूर, ठीक है। सो फुली एक्लिप्स्ड, गॉश, पार्टली एक्लिप्स्ड एंड एंटी। अब इसके बाद अगर आप CH3 इसके पीछे ले जाओ तो फिर एक और पार्टली एक्लिप्स्ड केस मिल जाएगा। CH3 घुमा के, लाल वाला CH3 घुमा के इधर आ गया तो फिर गॉश वाला केस मिल जाएगा, और फिर CH3 एक दूसरे के पीछे आ जाएंगे, विच विल बिकम द फुली एक्लिप्स्ड वाला केस, है ना जी। अब इन केसेस में एनर्जी किसकी ज्यादा है किसकी कम है, देखो फुली एक्लिप्स्ड की एनर्जी बहुत ज्यादा है। मैं एक ना ग्राफ सा बनाने की कोशिश करता हूं एनर्जी का। फुली एक्लिप्स्ड की एनर्जी बहुत ज्यादा, गॉश की एनर्जी थोड़ी कम। फिर पार्टली एक्लिप्स की एनर्जी जो है वो फुली एक्लिप्स जितनी तो नहीं है पर गॉश से ज्यादा है, क्योंकि डायहेड्रल एंगल फिर भी 0 डिग्री है ना। अब माना CH3 एक दूसरे के पीछे नहीं है पर फिर भी डायहेड्रल एंगल तो 0 नहीं है। तो यहां पे जो एनर्जी है कुछ इस लेवल पे बना देते हैं हम, यहां पे ये इससे तो कम है एनर्जी पर इससे ज्यादा है, और एंटी की एनर्जी सबसे कम है। तो चिल होके बैठा हुआ है बोर्ड से ही बाहर चला गया, ठीक है, फाइन। तो समझ आई एनर्जी, इसकी बहुत ज्यादा एनर्जी क्योंकि बहुत ज्यादा रिपल्शन, इसमें कम रिपल्शन, इसमें थोड़ी ज्यादा रिपल्शन, बट ठीक है, बेटर देन द फुली एक्लिप्स फॉर्म। और ये तो नो रिपल्शन। तो जनता ऐसे एनर्जी डायग्राम बनाते हैं हम, ये वाला। इसका एक सोफिस्टिकेटेड एनर्जी डायग्राम आपको मैं दिखा देता हूं, ये बाय द वे बना लेना खुद से, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, पॉज करनी है वीडियो तो कर लो। अब जी ये हो गया इसका सोफिस्टिकेटेड एनर्जी डायग्राम ब्यूटेन के कन्फर्मर्स का, ठीक है। ये विकिपीडिया से उठाई है जी हमने इमेज। तो देखो ये कैसे बनाया है जरा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। ये बेस लाइन है आपकी, 0 एनर्जी वाली लाइन, इसको मान लो आप, ठीक है। सबसे कम एनर्जी वाला जिसको हमने बोल दिया पोटेंशियल एनर्जी है, कहीं भी 0 डिफाइन कर सकते हैं ना इसका। तो यहां बोल दिया कि पोटेंशियल एनर्जी 0, कौन सा केस हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एंटी वाला केस, है ना। ये कौन सा हो गया जी हमारा, ये हो गया पार्टली एक्लिप्स्ड वाला। तो हमने किया क्या यहां पे, हमने एंटी आइसोमर से शुरू किया, एंटी कन्फर्मर से शुरू किया। अब इसको हम घुमा रहे हैं, ठीक है। तो एंटी से घुमाते घुमाते पहले पहुंचेंगे हम पार्टली एक्लिप्स पे, पार्टली एक्लिप्स बना दिया। फिर एंटी के बाद हम पहुंच जाएंगे, ये पार्टली एक्लिप्स के बाद पहुंच जाएंगे गॉश पे। तो ये बना दिया हमने गॉश।
अब देख रहे हो ना, एंटी की एनर्जी बिल्कुल कम है, गॉश की एनर्जी थोड़ी ज्यादा है उससे। फाइन। फिर आ जाएगा हमारा सबसे अनस्टेबल केस। अब ये गॉश बना हुआ था, हमने पूरा ऐसे घुमा के अब ये बना दिया फुल्ली एक्लिप्स्ड वाला केस। तो ये आ गया हमारा फुल्ली एक्लिप्स्ड। तो ये वाला बनने के बाद अब फुल्ली एक्लिप्स्ड के बाद क्या हो रहा है, अब फिर और घुमा दो इसको, ये बन गया गॉश फॉर्म, और घुमा दो इसको, ये बन गया पार्टली एक्लिप्स फॉर्म, और घुमा दो इसको, फिर बन गया एंटी फॉर्म। तो बस ये घुमाते घुमाते, ठीक है, यहां से शुरू हुए एक्लिप्स से, गॉश, पार्टली एक्लिप्स्ड, एंटी बन गया, ठीक है। तो वही हमने यहाँ कर दिया, ये उसकी एनर्जी है। अब ये वाला एनर्जी डायग्राम आपकी शिद्दत है तो नोटबुक में बनाओ, हम तो बनाया करते थे अपने टाइम पे। अगर आपने सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है तो चलेगा, आपको सिर्फ पीडीएफ नोट्स दे दो, स्पून फीडिंग में विश्वास नहीं रखता मैं। लो स्क्रीनशॉट लो या इसको खुद से बनाओ जरा, ठीक है। वेरी नाइस। तो ये हो गया जी अपना ब्यूटेन के कन्फर्मर्स का एनर्जी डायग्राम। वेरी नाइस। आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं जी साइक्लिक केसेस पे, और साइक्लिक केसेस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन पे आने से पहले मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोपेंटेन का दे देता हूं, ठीक है। किस किस का आइडिया देना चाहता हूं, साइक्लोप्रोपेन का, साइक्लोब्यूटेन का और साइक्लोहेक्सेन का, और कुछ 2-3 फैंसी सी टर्म्स आपके सर पे फेंकने वाला हूं मैं, ठीक है। ओके। अब जनता, वापस से अगर मैं ये ब्यूटेन का ही केस दिखाऊं आपको, तो इसमें सबसे स्टेबल केस है ये वाला और सबसे अनस्टेबल केस है ये वाला, है ना। तो आप इमेजिन करो कि ना ये स्प्रिंग जैसा है, ठीक है, कि ये सबसे स्टेबल केस है, ये स्प्रिंग का इक्विलिब्रियम स्टेट है। इस स्प्रिंग को मैंने जैसे ही यहाँ घुमाया, इसमें टेंशन आई, टेंशन आई, टेंशन आई, फटाक करके वापस चला गया है। जैसे ही घुमा रहा हूं, इसमें रिपल्शन की वजह से टेंशन आ रही है ना, तो ये रिपल्शन की वजह से टेंशन आई, फटाक करके वापस चला गया। टेंशन आई, टेंशन आई, टेंशन आई, टेंशन आई, सबसे ज्यादा टेंशन आई, फटाक करके वापस चला गया। स्प्रिंग की तरह इमेजिन कर सकते हो इसको। तो जनता ऐसे रोटेशनल मोशन में जब स्ट्रेस आना शुरू हो जाए, रोटेशनल मोशन में जब ये परेशानी आनी शुरू हो जाती है, इसको हम बोलते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। ओके। जब रोटेशनल मोशन, ये रोटेशन के केस में यहां पे चल था, अब रोटेट कर रहे हैं तो इसमें एनर्जी आ गई ना, फटाक से वापस आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं, कहां गया पेन, ये रहा, उसको हम बोल देंगे टॉर्शनल स्ट्रेन। टॉर्क की वजह से स्ट्रेन, ठीक है, टॉर्शनल स्ट्रेन, जैसे स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग को घुमाओगे तो वापस आएगा ना वो, ठीक है। इसको बोलेंगे टॉर्शनल स्ट्रेन। ओके, बढ़िया। अब जनता, टॉर्शनल स्ट्रेन क्यों आ रहा है यहां पे? टॉर्शनल स्ट्रेन आ रहा है मेरा इसके और इसके बीच की रिपल्शन की वजह से, रिपल्शन हो रही है यहां पे। तो यहां पे क्यों हो रही है रिपल्शन? क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की भीड़ हो जा रही है ना यहां पे। ये वाले हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन बहुत पास आ गए, भीड़ हो गई। तो भीड़ को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। यस, भीड़ को हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। हिंड्रेंस बोले तो रुकावट की, भीड़ की वजह से बाधा आना। तो यहां पे हमारे पास क्या क्रिएट हो रहा है? टॉर्शनल स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है। वो क्यों क्रिएट हो रहा है? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। तो इसको हम स्टेरिक हिंड्रेंस, या फिर इस पर्टिकुलर केस में हम स्टेरिक स्ट्रेन भी कह देते हैं, ठीक है। स्टेरिक स्ट्रेन की वजह से ये वाला कन्फर्मर हाई एनर्जी का है, ये वाला कन्फर्मर लो एनर्जी का है, और ऐसे करने पे टॉर्शनल स्ट्रेन आ रहा है, ठीक है। और जनता, फाइनल हम समझेंगे एंगुलर स्ट्रेन, जो कि आएगा इन साइक्लिक केसेस में, ठीक है। यहां पे मैंने हेक्सेन बना दिया गलती से, पेंटेन ही बनाना है मुझे इधर, अभी हेक्सेन थोड़ी देर में करेंगे। तो जनता, हो क्या रहा है ना इन सब केसेस में, कि देखो जो कार्बन होता है हमारा नॉर्मल टेट्राहेड्रल कार्बन, है ना जी, इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है, ये बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, 109.5 डिग्री अप्रोक्सीमेटली एंगल होता है इसका टेट्राहेड्रल कार्बन का। पर अगर मैं इसको अब साइक्लिक फॉर्म बना रहा हूं, तो मैं जबरदस्ती इसका बॉन्ड एंगल चेंज कर रहा हूं कि नहीं कर रहा? कर रहा हूं ना। यहां पे कितना हो गया? 90 डिग्री का ही एंगल हो गया जी। ये तो बहुत मुसीबत बन गई ना।
समझ रहे हो, यहाँ कितना हो गया, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल हो गया जी, यहाँ पे कितना हो गया 108 डिग्री का एंगल, चलो फिर भी ठीक है 109 के पास ही है, ठीक है। तो इन केसेस में जनता हमारे पास है बहुत ज्यादा एंगुलर स्ट्रेन, ये एंगल इतना होना चाहिए था, हमने जबरदस्ती इसको ऐसे कर रखा, ये फटाक से वापस आना चाहेगा। तो एंगुलर स्ट्रेन होता है अगर हम ये वाले इमेजेस देखते हैं, इसमें भी थोड़ा सा होता है। तो रियलिटी में ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ऐसे नहीं एग्जिस्ट करते, रियलिटी में थोड़े अलग तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, ताकि ये जो अपना एंगुलर स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन, इसको ना बैलेंस कर पाए, ठीक है। अब इसकी एग्जैक्ट साइंस हम साइक्लोहेक्सेन में तो पढ़ेंगे ही, बट ये जो साइक्लोब्यूटेन है ये ऐसे चौकोर फ्लैट नहीं एग्जिस्ट करता, थोड़ा ऐसे बना देता हूं, ठीक है आपके लिए, ये लो जी, थोड़ा ऐसे एग्जिस्ट करता है जी साइक्लोब्यूटेन। अगर मैं एक पेपर की हेल्प लेके आपको दिखाना चाहूं तो साइक्लोब्यूटेन जो है आपका वो ऐसे एग्जिस्ट करता है, इसको कहते हैं पकर्ड फॉर्म, ये होती है फ्लैट, दिस इज पकर्ड, PUCKERED। ऐसे एग्जिस्ट करता है साइक्लोब्यूटेन, इससे थोड़ा बहुत एंगल स्ट्रेन भी थोड़ा बहुत रिलीव हो जाता है, थोड़ा बहुत इसका स्टेरिक स्ट्रेन भी रिलीज हो जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है फाइन। तो थोड़ा बहुत ये कॉम्प्रोमाइज ऐसे कर लेता है, ठीक है। अब जब साइक्लोप्रोपेन की बात आती है तो यहाँ पे तो बॉन्ड ही कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड्स का ओवरलैप बड़ा ही वियर्ड सा होता है, जनरली हमारा सिग्मा बॉन्ड ऐसा दिखता है, ठीक है, दोनों कार्बन के बीच में अगर सिग्मा बॉन्ड है तो ऐसा दिखेगा। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड नहीं होते, ये जो होते हैं सिग्मा और पाई के बीच का बॉन्ड होता है, ठीक है। तो मान लो ऐसा ऑर्बिटल है कार्बन का, ठीक है, ऐसा है, तो इनमें ओवरलैप टेढ़ा सा हो रहा होता है, ठीक है, बनाने की कोशिश करता हूं, कुछ ऐसा ओवरलैप होता है इनके बीच में। तो ये प्योरली ऐसे 90 डिग्री वाला ओवरलैप भी नहीं है, पाई ओवरलैप भी नहीं है, ये प्योरली सिग्मा भी नहीं है, ये कुछ टेढ़ा सा ओवरलैप है, ये वाला देख रहे हो ना यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं साइक्लोहेक्सेन के, इनको एक्चुअली ऐसे बनाना चाहिए, इनको एक्चुअली ऐसे बनाना चाहिए, दीज आर बेंट बॉन्ड्स। तो यहाँ पे बॉन्ड का ओवरलैप ही कॉम्प्रोमाइज हो जाता है साइक्लोप्रोपेन के केस में। अब इसको आप बनाना लाइक बॉन्ड बोलो, बनाना बॉन्ड नहीं है ये, इनऑर्गेनिक वाला बॉन्ड नहीं है, बनाना लाइक बॉन्ड बोलो, बेंट बॉन्ड बोलो, जो भी बोलना है बोल सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। इसमें क्या होता है, इसका होता है एनवेलोप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो ऊपर का पंखा है ना इसका, ये बिल्कुल फ्लैट नहीं होता, ये थोड़ा सा आपकी तरफ आ रहा होता है, ये थोड़ा सा आपकी तरफ आ रहा होता है, कुछ ऐसा बोलो तो ये था साइक्लोपेंटेन, ऐसे फ्लैट सोचा था हमने पर ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ऊपर का पंखा जो थोड़ा सा आपकी तरफ। तो ऐसे एग्जिस्ट करते हैं साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। अब आ जाते हैं साइक्लोहेक्सेन पे। अमेजिंग इसलिए क्योंकि साइक्लोहेक्सेन के बहुत सारे कंपाउंड्स भी हमें मिलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लैब में जब काम करते हैं, और सिलेबस में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइक्लोहेक्सेन। तो जनता साइक्लोहेक्सेन का जो स्ट्रक्चर है ना, वो हम बनाते कैसे हैं, हम बनाते हैं एक बड़ा सिंपल सा बोरिंग सा प्लेनर स्ट्रक्चर। बट ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता नहीं है साइक्लोहेक्सेन का, क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो ये बॉन्ड होना चाहिए 120 डिग्री का। मौत आ गई ना भाई, ये तो इतना होना चाहिए था बॉन्ड एंगल, वो खोल ही दिया उसको उठा के आपने, तो बॉन्ड एंगल में मौत आ गई, ठीक है। इसको अगर आप ध्यान से देखना चाहोगे तो ये जो हाइड्रोजन हैं ये भी आपस में रिपेल करते हैं, ठीक है, ऐसे होंगे ये कार्बन, मान लो ये इस प्लेन में कार्बन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आपस में रिपल्शन कर रहे होंगे, तो यहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन भी है, थोड़ा स्टेरिक स्ट्रेन भी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस सब को मैनेज करने के लिए साइक्लोहेक्सेन अपनी प्लेनैरिटी छोड़ देता है। देखो साइक्लोहेक्सेन है, कोई डबल बॉन्ड्स तो है नहीं, कोई रेजोनेंस तो हो नहीं रही, तो इसको प्लेनैरिटी छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। प्लेनैरिटी छोड़ के ये बहुत ही मजेदार सा स्ट्रक्चर बनाता है। अब इस स्ट्रक्चर पे अगले 10, 15, 20 मिनट हम स्पेंड करेंगे और बहुत ही मजेदार चीजें देखेंगे, ठीक है। तो ये है जी ChemTube 3D नाम की वेबसाइट, बहुत ही प्यारी वेबसाइट है, थोड़ा वाइट कलर की स्क्रीन है इसलिए आप परेशान मत हो जाना। देख लेते हैं पहले इसको अच्छे से, ठीक है। तो हम ऐसा बनाते थे प्लेनर स्ट्रक्चर इसका, है ना। अभी इसके हाइड्रोजन हटा देता हूं मैं, थोड़ा सिंपल बना देता हूं और बिल्कुल ही सिंपल स्ट्रक्चर कर देता हूं एकदम इसका, ठीक है। ये बनाते हैं हम।
अब असल में इसका सबसे ज्यादा स्टेबल कन्फर्मर जो है वो एक्चुअली प्लेनर नहीं होता। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये प्लेनर नहीं है, ये कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा स्ट्रक्चर है। और जनता, इस पर्टिकुलर कन्फर्मर को हम केमिस्ट्री में बोलते हैं चेयर कन्फर्मर। अब आप बोलोगे सर ये चेयर कैसे है? देखो, चेयर विजुअलाइज करने की कोशिश करो, यहाँ पे है, आप बेसिकली ब्लू कलर में बनाने की कोशिश करता हूँ। ये आप बेसिकली यहाँ पे बैठे हो आराम से ऐसे चिल मार के, यहाँ पे आपने अपने पैर पसार के रखे हुए हैं, यहाँ अपने हाथ रखे हुए हैं आर्म रेस्ट पे। अब इमेजिन कर सकते हो ऐसे मस्त रिक्लाइनर वाली चेयर ठीक है, तो ये हो जाता है जी इसका चेयर कन्फर्मर। चेयर कन्फर्मर कहते हैं इसको। अब चेयर कन्फर्मर की मजेदार बात ये है कि इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होते हैं दोज आर एग्जैक्टली 109.5 डिग्रीज, जो मतलब नॉर्मल टेट्राहेड्रल कार्बन के होने चाहिए वही बॉन्ड एंगल होते हैं। यहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन की टेंशन ही कोई नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं जी हाइड्रोजन कैसे लगे हैं इसमें। चलो हाइड्रोजन शो कर देते हैं जरा, ये लो, ये देख लो जी हाइड्रोजन, ठीक है। ये धीरे धीरे सब समझ आएगा, अभी नज़ारे ले लो। अब देखो जी, ये वाला जो कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है, ये और ये जो आपस वाले कार्बन है, आमने सामने वाले कार्बन है, इनको मैं ऐसे रखता हूं थोड़ा। अब इस कार्बन पे देखो कि आपको दिख रही है गॉश कन्फर्मेशन या एंटी कन्फर्मेशन। एंटी तो नहीं कह सकते क्योंकि ये कार्बन 60 डिग्री के एंगल पे हैं, बट पॉइंट इज गॉश कन्फर्मेशन है। यहाँ पे गॉश कन्फर्मेशन में आपका ये टॉर्शनल स्ट्रेन भी कम होगा ना, तो एंगुलर स्ट्रेन तो हमने बिल्कुल जीरो कर ही दिया, यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन भी कम हो गया जी इसका, क्योंकि स्टेरिक स्ट्रेन कम कर दिया हमने, दूर दूर ले गए ना इसको। तो एक कार्बन दूसरे कार्बन से गॉश में भी बैठा है यहाँ पे, जिस तरह से उसके हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। ये सारे कार्बन देख लो आप एक एक करके, सारे गॉश हैं एक दूसरे से, यस। और एंगुलर स्ट्रेन तो हमने हटा ही दिया हुआ है। अब ऐसे सामने से देखोगे तो ऐसा ही दिखेगा ये, ठीक है, पर असल में ये कुछ ऐसा दिखता है। बढ़िया फाइन। अब तो ये जो है ना, ये है इसकी सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फर्मेशन है। अनस्टेबल कॉन्फर्मेशन भी तो एग्जिस्ट करेगी, ब्यूटेन के केस में भी तो सिर्फ एंटी में नहीं एग्जिस्ट करता, वो बाकी सब कॉन्फर्मेशन भी एग्जिस्ट करती हैं। तो साइक्लोहेक्सेन में भी बाकी कॉन्फर्मेशन एग्जिस्ट करेंगी, उनको देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे आएगी, हाँ आ गई। तो ये हो गई जी हमारी सबसे अनस्टेबल कन्फिगरेशन, इसको बोलते हैं बोट कन्फिगरेशन। ये तश्तरी जैसा दिख रहा है इमेजिन करो बोट जैसा दिख रहा है ये आपको, ऐसे बोट का शेप दिख रहा है आपको, फाइन इमेजिनेशन लगाओ थोड़ी, ठीक है, इसको लेकर। तो ये हो गई जी आपकी बोट कन्फर्मेशन। अब ये होती है सबसे अनस्टेबल कन्फिगरेशन, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन की अनस्टेबल कन्फिगरेशन होती है। यहाँ पे एंगल्स भी थोड़े खराब से होते हैं, एग्जैक्ट एंगल्स आपको ना याद करने की जरूरत है, ना उसके बारे में सोचने की जरूरत है। सबसे ज्यादा परेशानी की बात पता है क्या होती है इस केस में? अगर मैं हाइड्रोजन शो करूंगा आपको तो दिखेगा। सबसे ज्यादा परेशानी की बात बोट कन्फर्मेशन में ये होती है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है और ये वाला हाइड्रोजन जो है, ये आपस में काफी पास आ जाते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन की जगह आप कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दो, मान लो साइक्लोहेक्सेन पे CH3 लगा दो, तो ये ऐसे पास में आ जाते हैं इस कन्फर्मेशन में, क्योंकि बोट में दोनों फ्लैप्स जो है साइड के बोट वाले, वो बिल्कुल ऐसे टकराने वाली कगार पे आ गए, ठीक है। तो ये हो गई अनस्टेबल कन्फिगरेशन। इस पर्टिकुलर इंटरैक्शन को, ये जो हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे, इस पर्टिकुलर इंटरैक्शन को हम बोलते हैं फ्लैगपोल इंटरैक्शन। ये एक रिपल्सिव इंटरैक्शन है, ठीक है, रिपल्शन हो रही है इन दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में, तो इसको बोल देंगे फ्लैगपोल इंटरैक्शन। ये है रिपल्सिव इन नेचर। तो इस वजह से जो बोट फॉर्म है वो हो जाती है अनस्टेबल। वापस आ जाओ जी अपने ब्लैक बोर्ड पे। तो अब हम क्या करेंगे कि ये साइक्लोहेक्सेन कैसे ड्रॉ करनी है चेयर कन्फर्मर, ये देखेंगे। फिर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि इसका बोट जो इसका बोट कन्फर्मर है, चेयर और बोट में कन्वर्जन कैसे होती है। साथ ही साथ मैं इस स्ट्रक्चर की हेल्प भी लूंगा, ये मैं साइक्लोहेक्सेन जैसा बना के लाया हूं आपके लिए। तो थोड़ा टाइम लगाएंगे इस पे और अच्छे से समझेंगे
कि साइक्लोहेक्सेन में चल के रहा है, इसको बनाना कैसे है। ठीक है, तो यहां पे जनता अपन कैसे बनाएंगे इसको, सिंपल सा तरीका बताता हूं। ऐसे दो लाइनें बना लो पैरेलल एक दूसरे के, ठीक है, थोड़ी सी स्टैगर्ड बट पैरेलल है, ये बना दी। अब एक ऐसे बना दो पंखा सा, एक पंखा नीचे बना दो, ये बन गया आपका एक चेयर कन्फर्मर साइक्लोहेक्सेन का। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने हाइड्रोजन्स लगाने, बड़े ध्यान से लगाने, ठीक है, हाइड्रोजन्स बड़े ध्यान से लगाने, हाइड्रोजन्स देखो ध्यान से, ठीक है। हम क्या करेंगे कि ये वाला कोना ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये वाला कोना अगर मैं इसको एरो बना दूं एक, तो ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो एक आपने ऊपर की तरफ लाइन खींच देनी है बिल्कुल सीधी, ठीक है। अब ये वाला एरो देखो, अगर मैं इसको एरो बना दूं, इसको अगर मैं एरो बना दूं तो ये इस तरफ पॉइंट कर रहा है, नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो यहां पे आपने नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है, ठीक है। फिर ये वाला एरो कहां पॉइंट कर रहा है, अगर मिलाऊं इस एरो को मैं, तो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है थोड़ा सा हल्का सा, तो आपने एक लाइन बिल्कुल ऊपर की तरफ खींच देनी है। ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, थोड़ा सा नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, लो जी ये बना दिया। एक एक हाइड्रोजन बन गया हर कार्बन पे, एक एक बच गया। अब जो बच गया उसको कैसे दिखाएंगे जी, दिखा देते हैं। ये वाले और जो बच गया हाइड्रोजन, उसमें एंगल कितना होना चाहिए, 109.5 डिग्रीज का। तो यहां से ये हो गया 90 डिग्री सीधा सीधा, इससे थोड़ा सा नीचे दूसरा हाइड्रोजन होगा, लो जी। एग्जैक्ट एंगल नहीं मेजर करना आपने, ठीक है, अप्रोक्सीमेट चलेगा, प्रोटेक्टर लेके मत बैठ जाना। यहां पे इसके 109.5 पे थोड़ा सा ऊपर पॉइंट करेगा, लो, इसके 109.5 पे थोड़ा नीचे पॉइंट करेगा, लो, इसके थोड़ा ऊपर पॉइंट करेगा, लो जी, नीचे पॉइंट करेगा, लो जी, ऊपर पॉइंट करेगा, लो जी। 6 हाइड्रोजन हमारे बन गए ब्लू कलर के और 6 हाइड्रोजन बन गए हमारे ग्रीन कलर के। अब जनता इस केस में अगर आप ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा कि जो ब्लू कलर वाले हाइड्रोजन है, या तो ऊपर पॉइंट कर रहे हैं या तो नीचे पॉइंट कर रहे हैं, है ना, या तो ऊपर पॉइंट कर रहे हैं या तो नीचे पॉइंट कर रहे हैं। उन हाइड्रोजन्स को हम क्या बोलेंगे, जो ब्लू कलर्ड हाइड्रोजन्स हैं, इस केस में ब्लू कलर्ड हाइड्रोजन्स को हम बोलेंगे एक्सियल हाइड्रोजन्स। क्योंकि अगर मैं ऐसे एक्सिस बनाऊं एक, और ऐसे वर्टिकल एक्सिस अगर मैं बनाऊं, तो सारे इस एक्सिस के अलोंग है ना, या तो ऊपर पॉइंट कर रहे हैं नीचे पॉइंट कर रहे हैं। और जो हमारे ग्रीन वाले हाइड्रोजन्स बन गए, अब जो बाहर बाहर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं ना, ऐसे एक थोड़ा सा ऊपर, एक थोड़ा सा नीचे, एक थोड़ा सा ऊपर। अब भी कहोगे क्या डांस कर रहे हो पाउल सर, ये जिफ बना के डालोगे अब मुझे लगता है आपको। तो एनीवे, ये जो ग्रीन वाले हाइड्रोजन्स हैं, these are called इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स। एक्सियल हाइड्रोजन्स ऊपर हैं, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स बाहर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। कन्फर्मर्स की क्लास मजेदार होती है यार, ठीक है जनता। तो ये हो गया आपका एक्सियल और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स। चेयर कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन कैसे बनाना है वो भी देख लिया, बहुत बढ़िया, फाइन। अब जनता होता क्या है ना कि साइक्लोहेक्सेन है, केमिस्ट्री थोड़ी मजेदार सी चीजें होती हैं, मैं मजेदार चीजें करने की कोशिश करता हूं आपके साथ। ग्रीन वाले इक्वेटोरियल है ना, चलो ये लो, ऐसा स्ट्रक्चर है मेरे पास, ये दिख रहा है, इसको हाथ में रखने की कोशिश करता हूं जरा, आहा ये देखो, दिख गया जी, ग्रीन वाले बाहर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, वो सारे इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स हैं। और जो व्हाइट वाले हैं, है ना, ऐसे ब्लैक सरफेस के अराउंड पकड़ता हूं मैं, देखो जो व्हाइट वाले ऊपर नीचे पॉइंट कर रहे हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया स्ट्रक्चर पर कोई बात नहीं, व्हाइट वाले ऊपर नीचे पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो वो हो गए हमारे एक्सियल हाइड्रोजन्स। ये साइक्लोहेक्सेन का एक चेयर कन्फर्मर बना हुआ है, ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन का एक चेयर कन्फर्मर बना हुआ है। अब होता क्या है ना कि ये साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फर्मर जो है, ये फ्लिप करता है। फ्लिप बोले तो इसका जो ये नीचे पॉइंट करने वाला एक ब्लैक कलर का जो कार्बन है, ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर मूव करेगा, ठीक है। ये वाला जो केस होता है हमारा, इसको हम कहते हैं हाफ चेयर। ये मैं आपको स्क्रीन पे बना के भी दिखाता हूं, ठीक है।
होगा क्या जी, ये जब फ्लिप करेगा ना, हाइड्रोजन अपन बाद में सोचेंगे, ये जब फ्लिप करना चाहेगा तो ये चेयर कुछ ऐसी दिखना शुरू हो जाएगी इसकी, ठीक है, ये था, ये ऐसे हो जाएगी। जो चेयर का नीचे वाला फ्लैप है ये सीधा हो गया एकदम। इस केस को हम बोलते हैं हाफ चेयर। इन सब की एनर्जीज वगैरह सब बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो पहले हमारे पास ये वाला केस था, एक सेकेंड, हाँ, पहले हमारा ये चेयर वाला केस था, बहुत बढ़िया, सिंपल सा, चेयर वाला केस था, बहुत बढ़िया। ये थोड़ा सा हमने ऐसे था चेयर वाला, ये थोड़ा सा ऊपर करने की कोशिश की, हाफ चेयर हो गया। अब ऊपर कर दिया दोनों साइड से हमने, ठीक है, दोनों साइड से ऊपर कर दिया हमने। ये देखो क्या बन गया, बोट कन्फर्मर बन गया। ये इंटरैक्शन है यहाँ पे फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स का, ठीक है। तो इस साइक्लोहेक्सेन में ना, अभी थोड़ा एडवांस्ड फंडा हो गया, पर ठीक है बताऊंगा आपको अच्छे से। तो ये हो गया जी हमारा बोट कन्फर्मर। अब बोट कन्फर्मर ना इस फ्लैगपोल हाइड्रोजन की इंटरैक्शन को हटाने के लिए थोड़ा टेढ़ा भी हो सकता है। ये बिल्कुल सीधा था, ये बिल्कुल सीधा था, ये थोड़ा आपने ऐसे टेढ़ा कर दिया। अब ये फ्लैगपोल देखो आपस में टच नहीं कर रहे हैं ना, ये टच कर रहे थे, थोड़ा टेढ़ा किया तो टच नहीं कर रहे। तो ये वाला जो केस होता है इसको हम बोल देते हैं ट्विस्ट बोट। ये सब बना के भी दिखाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। तो शुरू कहां से किया जी, हमने चेयर से शुरू किया, हाफ चेयर बनाई, बोट बनाई, ट्विस्ट बोट बनी, ट्विस्ट बोट बनी, ट्विस्ट बोट में खेलते रहो। फिर जो दूसरी साइड है उसको पकड़ के हाफ चेयर करो, ठीक है। ये देखो जोर लगेगा अभी करने में, हाफ चेयर किया और फिर नीचे पलट दिया हमने एकदम इसको। अब जब नीचे पलटा हमने तो अब ध्यान दो कि हुआ क्या है। पहले क्या था कि जो व्हाइट कलर वाले बॉन्ड्स थे, ये मैं अपने हाथ पे रखने की कोशिश करूंगा फिर से, हाँ, पहले क्या था कि जो व्हाइट कलर वाले बॉन्ड्स थे वो एक्सियल थे। अब व्हाइट कलर वाले बॉन्ड्स हो गए इक्वेटोरियल देख रहे हो, ग्रीन वाले एक्सियल हो गए, व्हाइट वाले इक्वेटोरियल हो गए। तो होता क्या है ना कि ये चेन फ्लिप हुआ यहाँ पे बेसिकली। सब कुछ दिखाऊंगा, एक दो एनिमेशंस के साथ भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, धीरे धीरे समझ आएगा। तो यहां से हाफ चेयर हुआ, अब ये वाला हिस्सा दोबारा ऊपर आने की कोशिश करेगा, ठीक है, नीचे था ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो हाफ चेयर बनने के बाद अपने पास क्या बनी, अपने पास बन गई बोट, अपने पास बोट बन गई इसके बाद, ठीक है। अब बोट बिल्कुल ऐसे होने की जगह थोड़ा ऐसे टेढ़े मेढ़े होते रहेगी, तो वो हो जाएगी हमारी ट्विस्ट बोट, ठीक है। ट्विस्ट बोट को बनाना है अगर तो कैसे बनाओगे आप, ये मैं एक्सियल इक्वेटोरियल यहां से हटा रहा हूं जरा जगह के लिए। ट्विस्ट बोट बनानी है अपने तो थोड़ी ऐसे बना सकते हो आप, ठीक है। वो बीच वाले बॉन्ड को थोड़ा टेढ़ा कर दिया हमने, ट्विस्ट बोट बना दिया हमने, ठीक है। तो ये हो गई ट्विस्ट बोट। तो बोट ट्विस्ट बोट, बोट ट्विस्ट बोट, ये ना चलता रहेगा थोड़ी देर एनर्जी के हिसाब से। यहां पे करके भी दिखा देता हूं, ये बोट है, ट्विस्ट बोट, बोट ट्विस्ट बोट, बोट ट्विस्ट बोट, बोट ट्विस्ट बोट, ये चलता रहेगा थोड़ी देर और फिर बाकी का फ्लिप हो जाएगा। व्हाइट ऊपर आ गए, ग्रीन ऊपर आ गए, सिर्फ ऊपर वालों पे फोकस करो, ठीक है। व्हाइट ऊपर आ गए, ग्रीन ऊपर आ गए, व्हाइट ऊपर आ गए। तो ये एक्सियल इक्वेटोरियल का जो फ्लिप है ये चलता रहता है, ठीक है। ये बोट ट्विस्ट बोट, बोट ट्विस्ट बोट होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, आपके पास ये वाला हाफ चेयर बन जाएगा इस साइड वाला, और इसके बाद हमारे पास बन जाएगा एक दूसरा वाला चेयर कन्फर्मर, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे बनाता हूं मैं प्यार से, अच्छे से। ये बनाने में थोड़ी सी मुझे अभी भी कंफ्यूजन होती है, पर 2-3 बार बनाओगे तो आपको भी चमक जाएगा कैसे बनाना है। ऐसे बना दिया, ठीक है। अब इस केस में होगा क्या, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर में भी दिखाया, एनिमेशन में भी दिखाऊंगा, कि आपके जो सारे ब्लू बॉन्ड्स हैं वो हो गए एक्सियल, और आपके जो यहाँ पे सारे ग्रीन बॉन्ड्स हैं वो जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं वो बन गए एक्सियल, जो ब्लू हैं वो इक्वेटोरियल हो जाएंगे। तो एक्सियल कैसे बनाने हैं, जहां जहां ये कार्बन्स पॉइंट कर रहे हैं वहां वहां बना दो, और जो इक्वेटोरियल हैं इनके 109.5 डिग्री पे बना देने। वेरी नाइस। तो ये इन दोनों के बीच का बेसिकली इक्विलिब्रियम ऐसा कुछ दिखेगा ठीक है, इंटरेस्टिंग है ना। चलो एक एनिमेशन भी दिखा देता हूं आपको मैं। एनिमेशन दिखाने के लिए एक बड़ी प्यारी सी YouTube वीडियो है हमारे पास, ये है जी डोक डीजे नाम का एक चैनल है जिन्होंने बनाई हुई है, बहुत ही बढ़िया वीडियो, मैं सच बताऊं तो। ये देखते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो चेयर कन्फर्मर बना हुआ बहुत ही प्यारा सा, ठीक है। और जो ब्लू वाले बॉन्ड्स हैं वो सारे एक्सियल हैं और जो रेड वाले बॉन्ड्स हैं सारे इक्वेटोरियल हैं। अब इस एनिमेशन को प्ले करेंगे जरा, ये देखो क्या हो रहा है। यहां से अभी बनी हाफ चेयर, रुको प्यार प्यार से देखेंगे इसको। पहले देखना यहाँ पे बनेगी हाफ चेयर, हाफ चेयर बन रही, हाफ चेयर बन गई। अब बन गई बोट, ट्विस्ट बोट, बोट ट्विस्ट बोट, बोट, और ये वाला हाफ चेयर बन के नीचे आ गया। अब इस केस में देखो जी, चेयर बनी हुई है बड़ी अच्छी सारी। अब इस चेयर के केस में आपके जो भी रेड वाले हैं वो सारे एक्सियल हैं, ब्लू वाले इक्वेटोरियल हो गए। अब ये एनिमेशन प्ले करके छोड़ता हूं मैं, बहुत सारे रिंग फ्लिप होते रहेंगे इसमें, देखो जरा, ये देखो। अब बनी हाफ चेयर, बोट, ट्विस्ट बोट, बोट, ट्विस्ट बोट, बोट, और ये इस साइड से फिर से चेयर बन जाएगी। अब फिर से ब्लू वाले जो एक्सियल हो गए। यस, वेरी नाइस। फिर से होगा रिंग फ्लिप। अभी यहां से चेयर बनी, हाफ चेयर बनी, बोट, ट्विस्ट बोट, बोट, ट्विस्ट बोट, उस साइड से फ्लैप खुलेगा अब और फटाक से ये बन जाएगी चेयर। अब रेड वाले एक्सियल हो गए जी, ब्लू वाले इक्वेटोरियल हो गए। मजेदार है ना। लो जी, फिर हो रहा है वही सब कुछ, बोट ट्विस्ट बोट, बोट ट्विस्ट बोट, हाफ चेयर, और फटाक से खुल के ये बन गया फिर से साइक्लोहेक्सेन। तो आपने ध्यान से इस केस में देखा होगा कि ये जो ब्लू वाले एक्सियल हैं वो इक्वेटोरियल बन जाते हैं, फिर वापस एक्सियल बन जाते हैं, फ्लिप होता रहता है इनके बीच में। तो साइक्लोहेक्सेन आपको एनिमेशन के साथ भी दिखा दी मैंने जी, बहुत बढ़िया। इसका अब एनर्जी लेवल डायग्राम देख लेते हैं ताकि थोड़ी और क्लैरिटी आ जाए आपको। तो सबसे स्टेबल फॉर्म जो है अपने पास वो चेयर फॉर्म है। हाफ चेयर फॉर्म काफी अनस्टेबल होती है बाय द वे, ठीक है, क्योंकि ये आपने बिल्कुल फ्लैट कर दिया। हमने शुरू में ही पढ़ा था कि अगर बिल्कुल फ्लैट कर दोगे, उसको हेक्सागोन जैसा बना दोगे, तो ये एक साइड बन गई ना हेक्सागोन की, तो एक साइड बन गई हेक्सागोन की। उससे क्या हुआ, यहाँ पे बॉन्ड एंगल बिल्कुल ही खराब हो गया आपका, एंगुलर स्ट्रेन बहुत ज्यादा आ गया। सारे के सारे हाइड्रोजन इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे आपको बिल्कुल ऐसे एंटी वाला कॉन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। तो चेयर बिल्कुल स्टेबल होता है, बोट अनस्टेबल होता है, बट हाफ चेयर बहुत ही अनस्टेबल होता है, ठीक है। सो सबसे स्टेबल आपका होगा हाफ चेयर। मैंने पीछे बोल दिया था गलती से, बोट सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है, सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है हाफ चेयर, ठीक है। तो हाफ चेयर बहुत अनस्टेबल, फिर ट्विस्ट बोट थोड़ा सा स्टेबल क्योंकि वो फ्लैगपोल इंटरेक्शन हट गए यहाँ पे, बोट, ट्विस्ट बोट, दूसरा वाला हाफ चेयर फ्लिप होकर दूसरी चेयर बन गई। तो ये है जी इसका एनर्जी डायग्राम। एक और इससे भी प्यारा एनर्जी डायग्राम है मेरे पास इसका, वो देख लेते हैं। ये देखो, बिल्कुल ही सुंदर सा एनर्जी डायग्राम बना दिया अपन ने यहाँ पे अब, ठीक है। चेयर, हाफ चेयर, ट्विस्ट बोट, बोट, ट्विस्ट बोट, हाफ चेयर, चेयर। देख लो इसको, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, हाइड्रोजन्स की पोजीशंस देखनी है बड़े प्यार से देखो, आराम से इसको निहारो इस पेज को, ठीक है। पॉज करो वीडियो को यहाँ पे और निहारो इस पेज को अच्छे से। बहुत ही मजेदार, ठीक है। मजेदार है यार। तो एक्सियल इक्वेटोरियल भी हमने देख लिया, एक्सियल इक्वेटोरियल भी हमने देख लिया, बहुत प्यार से देखा हमने। तो ये ध्यान रखना प्लीज इसके बारे में। अब जी थोड़े से सवाल करते हैं, क्लास खत्म करते हैं। और कन्फर्मेशनल आइसोमर ऐसी चीज है ना, अपन जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा समझ आएगी। तो ये तो कन्फर्मर्स की क्लास है ही है, इसमें जो सवाल कर रहे हैं कर ही रहे हैं। बट एक बात आपको बता दूं कि जो अगली से अगली क्लास होने वाली है वो प्योरली क्वेश्चन सॉल्विंग पे होने वाली है। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं, कन्फर्मर्स के भी कराऊंगा। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होगा, बेसिक फंडे आपको समझ आने चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ भी थोड़े आइडियाज हम समझते हैं। ये बोल रहा है व्हाट इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन अगर बेसिक सा तरीके में बना दें अपन तो ये है। अब इसका मुझे बताना है कि सबसे स्टेबल कन्फर्मेशन क्या है। तो दो केसेस बनाते हैं, ठीक है। दो केसेस क्या बनाते हैं, एक केस बनाते हैं जिसमें हम मिथाइल ग्रुप को एक्सियल पे रखेंगे, एक केस बनाते हैं जिसमें मिथाइल ग्रुप को इक्वेटोरियल पे रखेंगे, ठीक है। तो जी जस्ट अ सेकंड, ये ऐसे बनाया, ये हो गया, ये हो गया। एक और चेयर बना देते हैं, दूसरी उल्टी बना देते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी अपनी, ठीक है। तो पूरा पूरा बना रहे हैं, ठीक है। हम ये आप नोटबुक में भी बनाओ।
तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन को एक केस में हम रखते हैं एक्सियल पे रखते हैं, चलो इधर रख देते हैं, ठीक है, यहां रख दिया। बाकी सारे एक्सियल क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे, बना दो, ब्लू कलर में ही बना देते हैं, ठीक है। ये सारे एक्सियल्स जो हैं हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, फाइन। अब ये जब केस फ्लिप होगा तो ब्लू वाले इक्वेटोरियल में चले जाएंगे, वो समझा ही था हमने। तो मान लो कि ये जो है ना आपका, नंबरिंग कर देते हैं, रेड कलर से करते हैं चलो नंबरिंग, कि ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, ऐसे नंबर दे देते हैं कार्बन एटम्स को, ठीक है। तो 1 मैंने माना कि फ्लिप होके ना, अब आप मान सकते हो 1 फ्लिप होके यहां चला गया, ठीक है, 1 जो है फ्लिप होके वो इधर चला गया, और ये जो 4 है फ्लिप होके ऊपर आ चुका है, तो इसको नंबर ऐसे दे देते हैं, ये होगा 1 2 3 4 5 6। अब आपने करना कुछ नहीं है कि 1 जो बेसिकली पहले एक्सियल था, अब वो 1 वहां पे इक्वेटोरियल हो गया होगा, है ना। जो CH3 एक्सियल था 1 पे, वो CH3 अब 1 पे इक्वेटोरियल पोजीशन में है। अब इसको आसानी से बनाने के लिए पहले आप सारे इक्वेटोरियल बना दो, तो थोड़ी जल्दी बन जाएगा आपका। लो जी, ये सारे हाइड्रोजन है, H H H H लिखना है तो आपकी श्रद्धा है, लिख देते हैं, ठीक है, लो प्यार से हो गया। अब वहां पे हमने हाइड्रोजन जो ग्रीन वाले सारे एक्सियल कर देने, कर दो, है ना, क्योंकि एक्सियल बनाने तो आसान है, सीधी सीधी लाइनें खींचनी होती हैं अपने को। और इक्वेटोरियल बनाने के लिए अगर एक्सियल बने हो ऑलरेडी, तो बस उसके 109.5 डिग्री पे बनाना है अपने को, तो बस थोड़ा सा ऑब्ट्यूस एंगल देके बाकी सारे रख दिए अपन ने, है ना जी, ठीक है। इधर बना देते हैं इसको, ये लो और ये लो, ठीक है, फाइन, बढ़िया। अब जनता ध्यान से अगर देखेंगे इस केस में क्या हो रहा है, थोड़ा एग्जैजरेट करके दिखाऊंगा मैं आपको, कि जब मैंने CH3 एक्सियल पे रख दिया ना, तो यहां पे उस CH3 की थोड़ी बहुत फ्लैगपोल इंटरैक्शंस आ जाएंगी। कैसे आ जाएंगी, क्योंकि ये पंखा है पूरा CH3 एक, है कि नहीं। तो ये देख रहे हो, जो CH3 है और ये वाले हाइड्रोजन्स जो है, अब मैंने इतना एग्जैजरेट करके बनाया तो दिख रहा है बहुत पास में आ जा रहे हैं। तो जब भी आप कोई बल्की ग्रुप, कोई बड़ा ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे रखते हो ना, उसकी फ्लैगपोल इंटरैक्शंस आ जाती हैं, ठीक है। इसको टेक्निकली फ्लैगपोल इंटरैक्शंस नहीं कहते, इसको 1-3 डाइहेड्रल इंटरैक्शंस कहते हैं। 1 2 3, थर्ड कार्बन है, 3 पे जो हेड है और जो 1 पे जो हेड है, उन दोनों के बीच में इंटरैक्शन आ रही है, तो इसको हम 1-3 डाइहेड्रल इंटरैक्शन बोल देते हैं, ठीक है। इजी वे में आप फ्लैगपोल बोलो चलेगा, बट फ्लैगपोल कायदे से सिर्फ बोट के केस में बोलना होता है। तो ये 1-3 डाइहेड्रल इंटरैक्शंस की वजह से जो एक्सियल केस है, नॉट अ गुड आइडिया। जो भी मोटा ग्रुप है ना, वो चाहेगा कि वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे एग्जिस्ट करे। क्यों? क्योंकि अब ये बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, ये बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है। आपको स्ट्रक्चर में देखने को लग रहा होगा कि सर ये वाला हाइड्रोजन भी तो इसके पास आ गया ना, वो हाइड्रोजन उधर पॉइंट कर रहा है, ये CH3 उधर पॉइंट कर रहा है, कोई चक्कर ही नहीं है, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। ठीक है, तो जनता जो भी बड़े ग्रुप्स हैं वो प्रेफर करेंगे कि वो इक्वेटोरियल पे रहें। तो इस केस में, क्योंकि अब हमने एक बड़ा ग्रुप लगा दिया, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया यहाँ पे, इस केस में ये वाला कन्फर्मर भी थोड़ा अनस्टेबल हो जाएगा, ये सबसे स्टेबल रहेगा। So the most stable conformation of methyl cyclohexane is the one where the methyl is present on the equatorial position. ठीक, बढ़िया जी। अगला क्वेश्चन करेंगे। How many total conformers exist for cyclohexane? आप कहोगे सर चेयर, बोट, ट्विस्ट बोट, हाफ चेयर, तो 4 हो गए। देखो जी, चक्कर ये है ना यहाँ पे कि कन्फर्मर्स तो इनफाइनाइट है, हम स्टडी सिर्फ 4 करते हैं। ये भी एक कन्फर्मर है, ये भी 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 कन्फर्मर है, ये भी कन्फर्मर है, ये भी कन्फर्मर है। समझ गए बात को? अगर मैं ब्यूटेन का या इथेन का एग्जाम्पल भी लूं तो ये सारे कन्फर्मर है, ये भी कन्फर्मर है, ये भी कन्फर्मर है, ये भी कन्फर्मर है, ये भी कन्फर्मर है। ये सारे कन्फर्मर्स हैं एंड देयर आर इनफाइनाइट एंगल्स पॉसिबल, राइट। 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में, 0 से लेके 360 डिग्री के बीच में कितने एंगल्स आते हैं? इनफाइनाइट। हमने कौन सा कि 1 डिग्री के गैप में जाना है? 0.1 डिग्री गैप पे जाओ, 0.01 डिग्री के गैप पे जाओ।
Infinite angles are possible, therefore confirmers are always infinite. उनमें से स्टडी हम बॉर्डर वाले केसेस को करते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, सबसे कम स्टेबल कौन सा है, अच्छा बीच वाला कौन सा है. जब भी नंबर ऑफ कन्फर्मर्स पूछा जाए इनफाइनाइट. ठीक है, ये जेई एडवांस का सवाल है. कई लोग करके आए थे इसमें कीड़ा, 3 4 5 कुछ तो लिख दिया आंसर. एक्चुअल आंसर वाज इनफाइनाइट. मतलब बेसिकली ये दिया था, नीचे 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें ऐसा था, ऑप्शंस ऐसे थे 2 3 4 नन ऑफ द अबव. नन ऑफ द अबव वाज करेक्ट आंसर बिकॉज टोटल नंबर ऑफ कन्फर्मर्स आर इनफाइनाइट. अच्छा, हाउ मेनी टोटल कन्फर्मर्स एग्जिस्ट फॉर इथेन? इनफाइनाइट. ठीक है. Which conformation is the most stable for 2-fluoroethanol? करके देखते हैं इसको, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. तो जी हमारे पास 2-fluoroethanol कैसे दिखेगी? चलो, इथेनॉल में 2 ही कार्बन होंगे, एक पे अपने पास फ्लोरीन है, एक पे अपने पास OH है. 100 हॉर्स बना देते हैं. लो जी, बहुत बढ़िया. अब जनता 3 इसके ना न्यूमैन प्रोजेक्शन बना देता हूं मैं आपके लिए. आप उस 3 में से चूज करो कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है. ठीक है, 3 बना देते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शंस यहाँ पे. तो एक बनाते हैं केस जो कि है एकदम फुल्ली एक्लिप्स्ड. फुल्ली एक्लिप्स्ड केस बना देते हैं यहाँ पे. तो जी इधर हाइड्रोजन चलो आप बना लो. ठीक है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन. ठीक, दूसरा केस बनाते हैं अपन जिसमें कि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है गॉश. पिछले वाला आगे वाले के 60 डिग्री एंगल पे है. और तीसरा वाला बनाता हूं मैं एकदम एंटी. अब कई लोग बोलेंगे सर एंटी स्टेबल होगा ना. देखो यहां पे आती है बड़ी ही विचित्र, बड़ी ही इंटरेस्टिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब आप कहोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग सर इस केस में भी पॉसिबल है ना, क्योंकि ये OH होगा, ये फ्लोरीन होगा, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है. देखो यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बहुत ही ज्यादा हो जाती है. फुल्ली एक्लिप्स्ड केस है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो फ्लैगपोल इंटरेक्शन है बहुत ज्यादा हो जाती है, डायहेड्रल इंटरेक्शन. तो हम उसको थोड़ा सा अगर ऐसे कर देंगे ना, तो वो जो डायहेड्रल इंटरेक्शन रिपल्सिव वाली वो भी कम हो गई, पर डिस्टेंस इज गुड इनफ कि यहां पे आपके पास हो सके हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, तो जनता ये भी जेई में पिछले काफी बार आ चुका है ऐसा क्वेश्चन कि द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर फॉर 2-fluoroethanol इज द गॉश कन्फर्मर. और बड़ा ही सूखा सा सवाल आता है, ऐसे स्ट्रक्चर वक्चर नहीं आते. ये लिख देते हैं नीचे 4 ऑप्शन दे देते हैं, गॉश, एंटी, एक्लिप्स, स्टैगर्ड, जो भी है. ठीक है, तो फिर उसमें से चूज करना पड़ता है आपको. फाइन, बढ़िया. तो ये हो गए जी. आगे चलते हैं. आपका ये होमवर्क है अब. ठीक है, कि ये जो 4 स्ट्रक्चर दिए हैं मैंने, इसमें आपने चारों में स्टेबल से स्टेबल कन्फर्मर निकालने हैं. ठीक है, पहला केस आपके लिए मैं सॉल्व कर देता हूं. और यहां पे थोड़ी और इंटरेस्टिंग चीज आपके पास आएगी एक्सियल इक्विटोरियल की, जो तो एंड तक बचा है क्लास में उसी को समझ आएगा. ये बाकी सब इस फंडे से दूर रह जाएंगे. ठीक है, तो ध्यान से समझना है अपन ने. ठीक है, इस फंडे को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना है. देखो ये बनाया था अपन ने साइक्लोहेक्सेन. इसमें वही करता हूं मैं, ब्लू कलर से एक्सियल बना देता हूं. ठीक है, और ग्रीन कलर से इक्वेटोरियल बना देता हूं. अब जनता हमने ये देखना है कि अगर मैं ये बीच का प्लेन मानूं तो मुझे ये बताओ कि ये वाले जो बॉन्ड्स हैं किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं. ठीक है, बोले तो ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है ना, तो इसके साथ मैं लिख दूंगा, रेड कलर से लिखता हूं कि ये ऊपर पॉइंट कर रहा है, अप, है ना. अब अप ये है, ये 90 डिग्री है, ये 109.5 डिग्री है, तो ये कायदे से डाउन पॉइंट कर रहा है. बिल्कुल डाउन पॉइंट नहीं कर रहा, पर डाउनवर्ड्स पॉइंट कर रहा है. ये अपवर्ड्स है तो ये डाउनवर्ड्स है ना. ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं डाउन. सिमिलरली ये कहां पॉइंट कर रहा है, ब्लू वाला बिल्कुल डाउन पॉइंट कर रहा है, तो ये पॉइंट कर रहा है अप. ये हो गया अप, ये हो गया डाउन, ये हो गया अप, ये हो गया डाउन. ये नोटबुक में बनाओ प्लीज. ये हो गया अप, ये हो गया डाउन, ये हो गया अप, ये हो गया डाउन. अब जनता ध्यान से देखो आप,
तीन कार्बन देखते हैं, लेट्स कॉल दिस 1, लेट्स कॉल दिस 2, लेट्स कॉल दिस 3। कार्बन 1 पे अप कौन है? कार्बन 1 पे अप जो है यहां पे लिख देते हैं 1 अप इज एक्सियल। कार्बन 2 पे अप कौन है? 2 अप इज इक्वेटोरियल। 3 पे अप कौन है? एक्सियल। तो जनता देख रहे हो यहां चल क्या रहा है कि अपवर्ड्स पॉइंटिंग बॉन्ड्स जो हैं ऑल्टरनेट हो रहे हैं, एक एक्सियल फिर एक इक्वेटोरियल, फिर एक्सियल फिर इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल, है ना? ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 1 पे डाउन की बात करूं तो एक इक्वेटोरियल बॉन्ड है, डाउन पॉइंट कर रहा है जो। 2 पे डाउन कौन पॉइंट कर रहा है? एक्सियल बॉन्ड। 3 पे डाउन कौन पॉइंट कर रहा है? लिख ही रहे ना जो चीजें अपन यहां लिखी है भाई, इक्वेटोरियल। अब जनता ये वाला केस जो मैंने इस प्रोजेक्शन में बनाया है, ये जो फ्लैट वाली कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, जो हम ऐसे ऊपर से देख रहे हैं, ये साइक्लोहेक्सेन है आपका, आप ऐसे देख रहे हो ना इसको, इस कन्फर्मेशन को हम बोलते हैं, इस प्रोजेक्शन को बोलते हैं हाउवर्थ प्रोजेक्शन। ठीक है, हाउवर्थ प्रोजेक्शन बोलते हैं। इसके स्पेलिंग थोड़े वियर्ड से होते हैं, बट क्या करें अब, होते हैं। तो इस केस में जनता आप देख रहे हो कि ये दोनों जो CH3s मैंने यहां बनाए हैं, इस केस में एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं सोचेंगे हम, ये तो हमने रैंडम सा बनाया है, वो है एक्सियल इक्वेटोरियल। तो इस केस में हमने क्योंकि दोनों CH3 सेम साइड पे बनाए हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा था, ये कौन सा केस है? ये सिस वाला केस है। सिस का मतलब क्या है? बोथ पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन को छोड़ो, आप यहां पे लिख दो बोथ पॉइंटिंग अप। ठीक है जी, बोथ पॉइंटिंग अप। अब जनता जब आपने इस भाई साहब का चेयर कन्फर्मर बनाना है, मान लो ये है कार्बन 1, ये है कार्बन 2। कार्बन 1 पे अपवर्ड पॉइंटिंग क्या है? कार्बन 1 पे अपवर्ड पॉइंटिंग है आपका एक्सियल। बेसिकली दोनों को अपवर्ड पॉइंट कराना ना हमने कुल मिला के। तो कार्बन 1 पे अपवर्ड पॉइंटिंग कौन सा भाई साहब है? एक्सियल वाला भाई साहब है। कार्बन 2 पे अपवर्ड पॉइंटिंग वाला कौन सा भाई साहब है? कार्बन 2 पे अपवर्ड पॉइंटिंग वाला है इक्वेटोरियल। तो अगर इसका कन्फर्मर बनाना चाहूं मैं चेयर वाला, तो कैसा दिखेगा? मैं भला यहां पे बना देता हूं, ठीक है आपको। ये है एक CH3 आपने इधर लगा देना है जी, और दूसरा CH3 आपने लगाना है इधर। वो थोड़ा बोर्ड से बाहर चला गया पर आपको दिख रहा है ना, ठीक है, C तो दिख रहा है वहां पे। तो जनता पॉइंट ये है अभी कि क्योंकि हमने इस इधर फिक्स कर दिया कि ये सिस कन्फर्मेशन है, मतलब सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ना, ये फिक्स कर दिया हमने कि ये सिस स्ट्रक्चर है। सिस होने की वजह से दोनों को एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करना होगा। डायरेक्शंस हमने ऐसे इंटरप्रेट कर ली, अप वाले कर लिए, डाउन वाले कर लिए, और देख लिया कि अप एक एक्सियल होगा, अगला इक्वेटोरियल लगेगा, एक्सियल होगा, अगला इक्वेटोरियल होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये जब हम इंटरप्रेट करेंगे इस स्ट्रक्चर के लिए, तो क्योंकि सिस है वो स्ट्रक्चर, अगर एक CH3 आपने एक्सियल रख दिया तो दूसरे को इक्वेटोरियल होना ही पड़ेगा, क्योंकि यही दो है ना वो अपवर्ड पॉइंटिंग। हाँ, मान लिया कि ये ऐसे अप पॉइंट कर रहा है, ये ऐसे अप पॉइंट कर रहा है, टेढ़ा है पर है तो अप ना, दोनों सेम साइड वाले हैं। ये हो जाता तो ट्रांस हो जाता है कि नहीं। तो क्योंकि यहां सिस फिक्स कर दिया अपन ने, एक आपने एक्सियल पे अगर लगा दिया तो दूसरे को इक्वेटोरियल पे होना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्सियल अगर अप है, अगले वाले का इक्वेटोरियल अप है। ठीक है, समझे बात को? ये वाला करके देखो। अब इसमें अगर एक को एक्सियल रख दिया तो दूसरे को भी एक्सियल होना पड़ेगा, क्योंकि एक अप होगा तो दूसरा वाला डाउन होगा, है ना, दोनों ऑपोजिट होंगे। फाइन। सो इसमें एक एक्सियल रख दिया तो दूसरे को भी एक्सियल रखना पड़ेगा, या फिर एक को इक्वेटोरियल रखो, दूसरे को भी इक्वेटोरियल रखो। दोनों एक्सियल रखे, बहुत ज्यादा रिपल्शन हो जाएगी इन दोनों की, है ना, बाकी वाले हाइड्रोजन से। दोनों इक्वेटोरियल रख दो, चिल हो जाएगा एकदम स्ट्रक्चर। तो ये हिंट दे दिया मैंने आपको बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने का। आप कहोगे सर यहाँ सिस ट्रांस आपने बताया नहीं, तो खुद से बना दो जो सबसे बेस्ट है। ठीक है, दोनों को बेसिकली आप इक्वेटोरियल में रख दो, फिर देखो वो सिस होता है या ट्रांस होता है। ये वाला तो दिखाया ना ऐसा केस मैंने। ठीक है,
तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं दोबारा से हम अगली से अगली क्लास में देखेंगे। अगली क्लास में हम सीधा ऑप्टिकल आइसोमर्स करेंगे। हाँ, तो जनता कन्फर्मर्स का एनालिसिस हमने किया और जो मैंने आपको आज ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की क्लास में कर दिया, 1 घंटा 15-20 मिनट जितना भी लगा, ये कोचिंग में जब कराया जाता है ना तो इसको कम से कम 2 या 3 क्लासें लगती हैं, क्योंकि एक एक चीज़ में बहुत ही ज़्यादा घुसते हैं फिर अपन। ठीक है, मैंने इन्फॉर्मेशन कोई नहीं छोड़ी आपके लिए, थोड़ा जल्दी करवाया और थोड़ा मतलब ऐसा है कि एफिशिएंटली करवाया। ठीक है, जैसे क्वेश्चन के हिसाब से ही वो वाला फंडा समझा दिया पूरा, है ना। तो आपने क्या करना है, आपने करनी है प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस। तत्व अब आपको मिल रहा है वेदांतु से, आप उसको परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जनता आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास होगी ऑप्टिकल आइसोमर्स की, 1 दिन या 2 दिन छोड़ के, मतलब मंडे को होगी 8 बजे। तो आ जाना उस क्लास में। मैं चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। लाइक बटन दबा के जाना।